हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरली क्या होता है कि इतनी सारी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर। अब हर कंट्री की अपनी अपनी एक गवर्नमेंट होती है और हर गवर्नमेंट अपने अपने कंट्री का कंट्रोलिंग, अपनी इकोनॉमिक्स को डेवलप करना, वो सब चीजें वो लोग करते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट में देखोगे तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो हर एक एरिया एक एक स्पेशलाइज मिनिस्ट्री देखता है। जैसे अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको देखता है, ठीक है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको देखता है। तो ये तो इंडिया लेवल पे हो गया, लेकिन जब बात होती है इंटरनेशनल लेवल पे तो जैसे इतनी सारी कंट्री जब एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इतनी सारी कंट्री एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, इतनी सारी कंट्री एक दूसरे के साथ जब मिलके कुछ भी चीजें डिस्कस करेंगे तो वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कोई इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम्स है जो काफी सारी कंट्री फेस कर रहा है, जैसे पॉपुलेशन, हंगर, पॉवर्टी, इलिटरेसी। तो ये सब डिस्कस करने के लिए ये लोग ने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और सब कंट्री को क्या बोला कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करो और हम लोग मिल के वो सब चीजों का जो मतलब मेन अपना एम होगा, जिसके लिए हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया होगा, हम लोग उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे और उसके लिए कोई ना कोई बेटर स्टेप्स लेंगे जो ईच एंड एवरी कंट्री को कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग आज काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे विथ लेटेस्ट एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रोल क्या है, वो लोग करते क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ सार्क, ठीक है। सार्क जो है इसको बोला जाता है साउथ देखो सबसे पहले तो सार्क बेसिकली है क्या, फुल फॉर्म में बताता हूँ आपको। सार्क ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ग्रुप है जिसमें इतनी सारी कंट्री मेंबर्स है, बराबर। तो सार्क में पहले तो बहुत सारी कंट्री को मेंबर्स बनाया गया है। तो इसको सबसे पहले इनका मीटिंग जो हुआ था फर्स्ट, वो था 8 दिसंबर 1985 को इनका मीटिंग कंडक्ट किया गया था, ठीक है। इनका मेन हेडक्वार्टर बनाया गया है काठमांडू के अंदर। एंड फाउंडिंग कंट्रीज, इसमें फाउंडिंग कंट्रीज में कौन कौन है, तो मतलब ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने मिलके स्टार्ट किया है, तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो आप देखोगे ना एशिया की कंट्रीज है और इन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है जिसको बोला जाता है सार्क, बराबर। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये लोग क्या करते हैं, साल में मीटिंग करते हैं और कुछ ना कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सब वो लोग डिस्कस करते हैं और उसका पीसफुल तरीके से सॉल्यूशन लाने की ट्राई करते हैं, बराबर। तो अभी क्वेश्चन आता है, तो सार्क जो बनाया गया ये क्यों बनाया गया, तो एक पीसफुल रीजनल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है कि कभी भी कोई भी सार्क कंट्री के बीच में झगड़ा होगा ना, तो वॉर इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, बराबर। क्या बोला मैंने, वॉर इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, इसके लिए इस चीज को बनाया गया है। अभी सार्क को जब फॉर्म किया गया था ना, तो काफी सारी कंट्री को जब उसमें मेंबर बने, जैसे पाकिस्तान जब मेंबर बना, तो पाकिस्तान जब मेंबर बना ना तो मेंबर तो बन गए, लेकिन इन लोग ने अभी कैसा है, इंडिया भी इसके अंदर है। तो इंडिया इसके अंदर आया तो काफी सारे लोगों को फिर ऐसा था कि भाई जैसे स्पेशली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये लोग काफी सारी मीटिंग में नहीं आते थे कि नहीं हमको नहीं आना है, क्यों, इंडिया है और वो टाइम पे इंडिया के साथ बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा था, इसके लिए वो लोग जानबूझ के फिर मीटिंग में नहीं आते। तो काफी मीटिंग ऐसी भी हुई है जहाँ पे एक दो कंट्रीज एब्सेंट हुई है, नहीं आई है, जबकि आना चाहिए था, बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली आपका ड्यूटी बनता है, आपको आना चाहिए, बराबर। अभी देखो सार्क की मैं बात करता हूं, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल, क्या बोलते हैं इसको, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल, बराबर, सॉरी रीजनल कोऑपरेशन, नॉट काउंसिल, रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। अभी सार्क में
तो चलो सार्क तो बना तो दिया, बट क्या करेंगे इसमें? तो इसके कुछ पद में ऑब्जेक्टिव्स भी इन्होंने फ्रेम किए। तो promote the welfare of the people of South Asia and improve their quality of life। अभी आप देखोगे ना, जैसे मैंने क्या बोला, इसमें ज्यादा आप देखोगे तो सारी की सारी एशियन कंट्रीज है। अभी आप इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, नेपाल ले लो, श्रीलंका ले लो, अफगानिस्तान ले लो, ये काफी सारी कंट्री है ना, एक सेम लेवल पे मैं बोलूं हो सकती, मतलब है सेम लेवल, मतलब ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम सेम है। वी आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, यस मेनी कंट्री, एशियन कंट्रीज, काफी सारी कंट्री भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हम लोग इलिटरेसी के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, यस काफी सारी कंट्री भी फेस कर रहा है। हम लोग को पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, यस काफी सारी एशियन कंट्रीज ये फेस कर रहे हैं। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, यस काफी सारी कंट्री ये भी फेस कर रहा है। तो कैसा है, प्रॉब्लम अगर कॉमन है तो सॉल्यूशन भी मिलके निकालना चाहिए। बेसिक इंटेंशन यही था कि जैसे हमारा प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम समझो अफगानिस्तान का है, तो हम लोग दोनों कंट्री मिलके क्या सोचेंगे भाई, मिलके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बराबर। तो क्या चीजें सम अप करके करेंगे, साथ में मिलके करेंगे तो अच्छे सॉल्यूशंस निकलेंगे, इसके लिए इसको बनाया गया। देन एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एक दूसरे की कंट्री को सपोर्ट करेंगे किस चीज के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, देन सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करने का, और हो सके तो कल्चर का ध्यान रखना। अभी जैसे देखो पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो प्रो इस्लामिक कंट्री है, प्रो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पे हिंदू पॉपुलेशन है अराउंड 2 to 3%, कुछ हिंदू पॉपुलेशन भी वहां पे रहता है। तो वहां के लोगों के साथ भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए, इवन इफ दे आर स्टेइंग इन अ प्रो इस्लामिक कंट्री जहाँ पे 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है, बराबर। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। सार्क में ये सब चीजें मिलके भी डिसाइड किया गया है कि ये सब चीजों को भी अच्छी तरीके से हैंडल करना है। देन प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, कि जब जरूरत पड़ेगी ना तो क्यों किसी बाहर वाले की हेल्प लेने की, मतलब क्यों इंडिया जाके यूएसए का हेल्प ले, क्यों जाके यूके का हेल्प ले। हेल्प लेना है तो अपनी सार्क की जो मेंबर्स कंट्री है उनसे ही हेल्प लो। तो जैसे अगर इंडिया को कोई चीज में हेल्प चाहिए तो टेक हेल्प ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उनकी हेल्प ले लो। उनकी हेल्प लोगे तो ज्यादा बेटर है, बराबर। मतलब हो सकेगा तो इंटरनली एक ग्रुप के अंदर ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, हो सके तो बाहर के लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट कम रखो। ऐसा नहीं बोला है कि अगेंस्ट यूएसए है या अगेंस्ट यूके है, ऐसी कोई कंट्री में कहीं अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट एक दूसरे को डेवलप करोगे जॉइंटली कोऑपरेशन के साथ तो अच्छा रहेगा। देन contribute to mutual trust, understanding and appreciation of another's problem। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना है जो कुछ कंट्री के साथ नहीं है। देन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो भी एक कंट्री फेस कर रही है तो दूसरी कंट्री को उसको हेल्प करना चाहिए, उस चीज में उसका फायदा नहीं उठाना है। जैसा अगर समझो पाकिस्तान और इंडिया, दे आर राइवल्स, बराबर। मतलब वर्ल्ड में अगर राइवलरी देखो तो नंबर 1 राइवलरी ये दो कंट्री के बीच में है। अब राइवलरी अगर देखोगे तो समझो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, समझो आज ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे है और अगर वो अटैक कर दे, वॉर कर दे, तो ऑलरेडी पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन खराब, उसमें भी अगर वॉर, तो वो लोग तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसी चीजों में वॉर नहीं करना है, ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना है और उनको सॉल्यूशन निकाल के देना है। देन प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। किस चीज में एक दूसरे को हेल्प करना है, तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड, रिसर्च में भी हेल्प करना है। जैसे नो डाउट काफी सारी कंट्री का रिसर्च के केस में, मतलब ये जो कंट्रीज है सार्क कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च के केस में बहुत पीछे है, बराबर। जैसे पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया पे कैसे स्पेस एजेंसी है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, दैट इज इसरो। तो जो इसरो है ना यहाँ पे, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, डेवलप हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। जबकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, जो उनका मिनिस्टर है, वो तो बोलता है कि स्पेस एजेंसी में पैसा डालना मतलब पैसा बर्बाद करने जैसा है, ये एजेंसी यूजलेस होती है। तो देखो उनका साइंटिफिक फील्ड में, ये पर्टिकुलर फील्ड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बट वो गलत है। आज सब लोग ये कर रहे हैं डेवलपमेंट, तो वैसे आपको भी डेवलपमेंट करना चाहिए,
बट वो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट हर एक फील्ड का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है आज के जमाने में। नेक्स्ट आता है सार्क के कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, देन strengthen cooperation among themselves in the international forums on the matters of the common interest। मतलब कॉमन इश्यू है, कॉमन डिस्प्यूट है, तो अच्छे से मिल के बैठ के शांति से उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। एंड कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस। बराबर, इतनी सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है अंडर सार्क ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये जो एक ग्रुप है ये इंटरनेशनल लेवल पे लेबर से रिलेटेड काम करता है। तो देखो, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1919, देन हेडक्वार्टर है इसका जिनीवा जो स्विट्जरलैंड में है, एंड इन 1946 इट बिकम्स द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। ठीक है, तो UN का ये एक पार्ट बन गया है आज। बराबर, क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि वर्कर्स, लेबर्स तो हर कंट्री में है, कहीं पे कंडीशन खराब है, कहीं पे कंडीशन बहुत अच्छी है, तो जो अच्छी है उनको तो ठीक है, वो मेंटेन करनी है, लेकिन जो खराब कंडीशन में लेबर काम कर रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए क्या करना है और कैसे हर कंट्री के लेबर्स की कंडीशन इंप्रूव हो, ठीक है, उसके ऊपर ILO काम करता है। देन प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ द वर्कर, वर्कर को बेटरमेंट के लिए क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए इसके ऊपर भी ये लोग काम करते हैं। देन इट हैज मेन 3 ऑर्गन्स। मेन ILO 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब ILO 3 पार्ट में काम करता है। एक उसका है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। देन गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी ये पूरा मैनेजमेंट पार्ट देखते हैं। एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस, सजेशंस बनाते हैं, फिर उसको रिसर्च करते हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, क्या चीजें लेबर के लिए नई लानी चाहिए, क्या चीजों को चेंज करना चाहिए, इसके ऊपर काम करते हैं ये लोग। तो मेन मतलब जो 3 पार्ट है उसका हर एक का अपना अपना एक रोल बनाया गया है जो उनको परफॉर्म करना है। ठीक है, ILO रिकमेंडेशंस आर नॉट मैंडेटरी। देखो, ILO रिकमेंडेशन देता है, कंट्री को अडॉप्ट करना है तो कर सकते हैं, कंपल्शन नहीं है, बट करोगे तो डेफिनेटली लेबर की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, तो कर लेना चाहिए। देन दे प्रोवाइड वेरियस सजेशंस, डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए आपको, सो दैट आपका जो लेबर एरिया है आपकी कंट्री का, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका अपग्रेडेशन या अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और कोविड में तो इसको बहुत ज्यादा काम किया है और बहुत ज्यादा इन्होंने बोलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें सजेस्ट की, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल के दिए। क्यों? ऑब्वियसली जरूरत था, बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन थी कोविड-19 की, तो बहुत सारी इश्यूज आपने देखा, लॉकडाउन, काफी सारी कंट्रीज में इतनी सारी डेथ। बराबर, तो इसके लिए पहले इसका हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, फिर मैं कुछ लेटेस्ट एग्जांपल भी बताऊंगा WHO का। सो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है इसका 1946। अगेन इसका भी हेडक्वार्टर है कहाँ पे? जिनेवा में, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। ओके, आगे आता है WHO के ऑब्जेक्टिव्स। क्यों बनाया गया WHO को? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑब्वियसली एक चीज तो कंफर्म है, ये लोग किस चीज से रिलेटेड काम करेंगे? तो ये लोग हेल्थ से रिलेटेड काम करेंगे। बराबर, सो देखो, प्रमोट्स द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इन द वर्ल्ड। हर कंट्री के अंदर हेल्थ मेंटेन हो कैसे, बराबर, कैसे डिजीज को कैसे क्योर करना है, इसके ऊपर गाइडलाइन, सजेशंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन द सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हेन द नेशनल एक्शंस प्रूव इनइफेक्टिव। अगर कोई कंट्री इनइफेक्टिव तरीके से काम करता है कोई डिजीज को, तो WHO उनको हेल्प करेगा। जैसे कोविड में आपने देखा हर कंट्री की बैंड बजी हुई थी, तो हर कंट्री को गाइडलाइंस देना, अभी ये करो, ऐसा करो। जैसे उन्होंने बोला था कि
कोविड हिट होगा तो फर्स्ट वेव आएगा, फिर सेकेंड वेव आएगा। तो ये सब चीजें इन्होंने पहले से बता के रखी थी कि भाई ऐसा हो सकता है। अभी जैसे कोविड में कैसा था, जब इनिशियली कोविड हुआ था लोगों को, वो जो लॉकडाउन फर्स्ट टाइम लगा था इंडिया के अंदर भी, मार्च लास्ट वीक में 2020 में, तो वो टाइम पे लोगों को कोविड, ये कोरोना ये क्या है इसका कुछ नॉलेज नहीं था। लोग जो सोशल मीडिया पे देखते थे, जो चीज पढ़ते थे, जितना अपना दिमाग चलता था उतना बोल बोल के कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन देते, बट किसी की भी शायद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं थी। बराबर, कुछ लोग बोलते हैं कोविड खाली है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कोविड है जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है। अभी ये सब चीज के ऊपर कंफ्यूजन था, तो ये कंफ्यूजन सबका दूर करने का काम किसका है भाई? डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ आके पब्लिकली बोलेगा कि भाई तुम लोग प्लीज अपना दिमाग मत लगाओ, हम लोग बताएंगे कि डब्ल्यूएचओ बताएगा कि कोविड क्या है, कैसे स्प्रेड होता है, क्या इसके सिम्टम्स है और इसको कैसे क्योर किया जाता है, वो हम लोग बताएंगे। और ये लोग जो बताएंगे तो वो 100% एक्यूरेट होगा। ये लोग कुछ रिसर्च करने के बाद इंफॉर्मेशन देते हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे पढ़ पढ़ के इंफॉर्मेशन नहीं देते लोगों को, बराबर, जो हम लोग करते हैं वैसे इनका काम नहीं है। प्लस जैसे अभी कुछ मेडिसिन आई है, जैसे वैक्सीनेशन चालू हो गया है, तो वैक्सीनेशन को अप्रूवल देना कि हाँ ये वैक्सीनेशन बेस्ट है, ये भी सब काम डब्ल्यूएचओ करता है, बराबर। अभी जैसे समझो कोरोना गया और समझो कोई दूसरा डिजीज आया, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई ऐसा रखो। जैसे डब्ल्यूएचओ ने बहुत काम किया था कोविड में कि कैसे कैसे उन्होंने गाइडलाइंस बना के दी थी कि ऐसा करो सो दैट तुम्हारे यहाँ पे चीजें अच्छी होगी, बहुत हेल्प होगा और तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देन इट हैज मेन 3 ऑर्गन्स, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसमें भी 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड सेक्रेटरिएट। देन दे सॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ इन एंटायर वर्ल्ड, इनका काम है पूरे वर्ल्ड में हेल्प करना हर एक कंट्री को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे। देन दे प्रोवाइड वेरियस सजेशन एंड गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, इनका काम है अच्छे अच्छे सजेशंस, इफेक्टिव सजेशंस देना सो दैट डिजीज स्प्रेड ना हो, कम हो और फायदा मिले लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईएमएफ। ठीक है, तो आईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें टोटल मेंबर है 189 कंट्रीज। अभी मेंबर कंट्रीज होता क्या है, जैसे देखो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म खड़ा किया, हर कंट्री को क्या बोला, तुम लोग आईएमएफ में मेंबर बन जाओ। तो इंडिया मेंबर बन गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब कंट्री मेंबर बन गई, बराबर। अब सब कंट्री मेंबर बन गई तो इनको क्या करना है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बन गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अभी भी फंड अगर लोन लेना है, लोन देना है, अपना इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इंप्रूव करे, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, तो वो सब कंट्री को हेल्प कौन करेगा? आईएमएफ हेल्प करेगा, बराबर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो वॉशिंगटन में है, दैट इज इन यूएसए। एंड इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1945। ठीक है, देन इसके एम्स क्या है, ये क्यों बनाया गया है? सो देखो, मेन इसका एम है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, बराबर। फाइनेंशियल असिस्टेंस एक कंट्री दूसरी कंट्री को दे, इसके लिए इसको फॉर्म किया गया है। एक्सपांशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपांशन एंड बैलेंस ग्रोथ मतलब क्या? रिच कंट्री बनती जाएगी और पुअर कंट्री पुअर की पुअर ही रह जाएगी। वो होता है ना डिफरेंस, रिच रिच ही रह गया, पुअर पुअर ही रह गया, वो गैप ना क्रिएट हो, इसके लिए आईएमएफ काम करता है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज स्टेबिलिटी। जब तुम लोग ट्रांजेक्शन करोगे, तो जैसे इंडिया यूएसए के साथ ट्रांजेक्शन करेगा तो आवर करेंसी इज रुपीज, उनका करेंसी है डॉलर, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सचेंज रेट अप्लाई किया जाएगा, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये सब कुछ आपको हेल्प कौन करेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज आईएमएफ, ये इनका बेसिक काम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अनदर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फाओ। ठीक है, ये है फाओ का लोगो। तो फाओ हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रोम में, दैट इज इन इटली। एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है इसका भी है 1945। तो फाओ क्यों बनाया? तो उसका देखो, वर्क्स टू डिफीट हंगर। इंडिया में और काफी सारी कंट्री में कितने सारे पॉपुलेशन ऐसे है जो
प्रॉपर 2 टाइम का खाना तक नहीं खा पाते। हम लोग दिन में 4 बार खाते हैं, लेकिन कितने भी ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर खाना नहीं खाते, और जो प्रॉपर खाना खाते भी है ना, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसकी डेफिशिएंसी है, बराबर। सो इम्पोर्टेंस बताते हैं ये लोग कि भाई न्यूट्रिशन वाला फूड खाओ, ठीक है, प्रॉपर विटामिन्स वाला फूड खाओ तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करें, बिकॉज फास्ट फूड इज अ डिफरेंट थिंग, वो कोई हेल्दी फूड नहीं है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि भाई न्यूट्रिशन वाला फूड खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करो। और हंगर को कैसे करके खत्म करें, क्योंकि हंगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। क्योंकि आप देखो, अगर किसी को 2 टाइम तक खाना भी नहीं मिलेगा ना, तो खाना नहीं मिलने से ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कितनी खराब सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कोई पर्सन की, प्लस उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी, सब कुछ। एक एक फूड नहीं मिलने से बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, बराबर। आप सोचो, आप 6 घंटा खाना नहीं खाते हो, 10 घंटा खाना नहीं खाते हो, आपकी हालत कैसी हो जाती है। तो सोचो, जो बेचारे पॉवर्टी के नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको तो खाना भी नहीं मिलता है, तो उनकी हालत कैसी होती होगी, बराबर। देन फोकसेस ऑन द ग्रोथ ऑफ एवरी कंट्री, कि हर कंट्री का फूड के कंटेक्स्ट में कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे उसमें हर कंट्री को इस तरीके से हम लोग डेवलप कर दें कि वो प्रॉपर फूड सप्लाई करे और कोई भी भूखा ना रहे। इस तरीके के ये लोग काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है इसका 1948। अभी आप देखोगे ना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो WTO ये एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, अगेन इंटरनेशनल लेवल पे इसको क्रिएट किया गया है। इसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब ट्रेड करेगी तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन करेगी, उसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी इसमें देखो काफी सारी चीजें डिस्कस की गई है, जैसे अगेन पहले तो ये एक स्पेशल एजेंसी है यूएन का, ठीक है। इट रेगुलेट्स द ट्रेड बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज। जो भी WTO में आज 190 कंट्री से भी ज्यादा मेंबर्स है, मतलब ऑलमोस्ट सारी की पूरी सब कंट्रीज आ चुकी है इसके अंदर। तो इनका काम है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेडिंग होता है उसको रेगुलेट करना, उसके लिए टर्म्स कंडीशन डिसाइड करना, बराबर। देन enforce the rules and regulations for the international trade, provide forum for the negotiation, कैसे निगोशिएट किया जाएगा, मॉनेटरी टर्म्स कंडीशन क्या होगी, कैसे पेमेंट क्राइटेरियाज डिसाइड किए जाएंगे, वो सब चीजें ये लोग बताएंगे, ताकि स्मूथ ट्रेडिंग और डिस्प्यूट ना हो ट्रेडिंग से रिलेटेड। हेल्प्स टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई डिस्प्यूट है ट्रेडिंग से रिलेटेड, फंडिंग से रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ गुड्स से रिलेटेड, एक्सपोर्ट के रिलेटेड, इंपोर्ट के रिलेटेड, तो ये लोग, जो भी कंट्री को प्रॉब्लम है, वो जाके WTO में बोलेगा कि ये कंट्री के साथ मैंने ट्रेड किया, मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, आप इसका सॉल्यूशन लाके दो, तो वो सॉल्यूशन लाके देते हैं फिर, ठीक है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्प्स टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ईच एंड एवरी कंट्री। सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो WTO करता है। आज आप एक चीज देखते हो कि USA ऑलमोस्ट सारी चीजें बना के वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब उसका एक्सपोर्ट बहुत हाई है, बराबर, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। अभी जैसे समझो, काफी सारी कंट्री ऐसी भी है जहाँ पे कुछ चीजें अच्छी मिलती है, बहुत क्वालिटी चीज मिलती है, जेन्युइन प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग, लेकिन वो इतना वेल नोन कंट्री नहीं है, या उसका मार्केट में इतना प्रोडक्ट स्प्रेड नहीं हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। उसका खाली अपनी कंट्री में वो प्रोडक्ट बिक रहा है, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छा ये कंट्री भी बनाता है, ये चीज पता ही नहीं है। तो WTO ऐसी कंट्री को भी हेल्प करता है। WTO क्या बोलेगा, तुम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, पहले तो मेंबर बन जाओ WTO के। मेंबर बनोगे तो हम लोग क्या फायदा देंगे, आप वेल नोन कंट्री नहीं हो, तो आपके प्रोडक्ट फेमस ही नहीं है कहीं पे, हम लोग आपको फेमस करेंगे, और हम लोग आपको फेमस करेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, हम लोग काफी सारी कंट्री से मिलवाएंगे आपको, तो आप वहां पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, फिर उनके साथ डील करो। तो हो सकता है अगर जैसे इंडिया कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है, तो वो एक वेल नोन कंट्री दैट इज USA, और एक ऐसी कंट्री जो वेल नोन नहीं है, वो भी वो प्रोडक्ट बनाता है। USA मेरे को पर यूनिट वो 100 रुपए में देता है, ये जो फेमस कंट्री नहीं है वो मुझे 70 रुपीज में पर यूनिट देता है, तो ऑब्वियसली मैं 70 रुपीज वाला ही खरीदूंगा, करेक्ट। इफ क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सेम, तो फिर प्राइस में इतना डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली मैं वो कंट्री को प्रेफर करूंगा। तो देखो, आज इंटरनेशनल लेवल पे WTO उसको लेके आया, तब इंडिया को पता चला ना, हाँ भाई ऐसा भी कोई कंट्री है जो ये चीज बनाता है।
अदरवाइज तो उसको कभी वो चीज़ पता ही नहीं चलता, डब्ल्यूटीओ को पता नहीं चलता, तो वो कंट्री का कभी ग्रोथ नहीं होता होगा। और आज इसकी वजह से देखो क्या हो गया, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करना चालू कर देगा, तो उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, उसका मार्केट में प्रोडक्ट का नाम होएगा, प्लस उसको फॉरेन एक्सचेंज कमाने का चांस मिल गया, तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प होगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है विपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विपो किस चीज के लिए काम करता है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारी चीजें आती है, बराबर। अभी जैसे समझो मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की, उसका कोई लोगो बनाया, उसको मैंने रजिस्ट्रेशन किया इंडिया में। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक बार मैं इंडिया में फेमस हो गया ना, और कोई फॉरेन कंट्री को पता चला कि इंडिया में ये कंपनी फेमस है, तो वो क्या कर सकता है, अगर मेरा लोगो विपो में रजिस्टर नहीं है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर नहीं है, मतलब खाली रजिस्टर कहाँ है, इंडिया लेवल पे, तो वो क्या करेगा, अपनी कंट्री में मेरा लोगो कॉपी मार के वहां की अपनी कंट्री के अंदर मेरा लोगो यूज करके वो प्रोडक्ट बेचेगा और पैसा छापेगा। और वहां के लोगों को क्या लग रहा है कि इंडियन कंपनी जो फेमस है ना, ये वही है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। करेक्ट। तो आपका कोई कॉपीराइटेड मटेरियल, पेटेंट, ट्रेडमार्क कोई कॉपी ना कर ले इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वीपो में जाके उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है। सो अगेन ये भी एक स्पेशल एजेंसी है यूएन के अंडर। इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 1967। इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है जिनीवा के अंदर, दैट इज अगेन इन स्विट्जरलैंड। एंड encourage creative activity and promote protection of the intellectual property in the entire world। कि देखो, हर एक क्रिएटिव चीज जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, बहुत सारी चीजें हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन कौन देगा, ठीक है, वो वीपो देगा, बराबर। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने बोला क्या क्या आता है, तो इतनी सारी चीजें इंटरनेशनल सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कवर की जाती है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके।